हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस और PYQ CDS के दूसरे सेशन के लिए, जिसमें हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था ज्योग्राफी 2024 पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे CDS में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो 2024 में ही जो सेकंड वाले पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, लगभग आई थिंक 20 से 21 क्वेश्चन है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आज मैं जैसे पिछले पिछले वाले डिस्कशन में मैं लगातार बताते जा रहा था कि इसका आंसर ये, इसका सॉल्यूशन ये। आज वैसे नहीं करेंगे। आज हर क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा पहले, फिर आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, तब तक आप अपना आंसर सोच लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस दोबारा रीड करूंगा और एक्सप्लेनेशंस दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हो, ताकि फर्दर, क्योंकि मैं आज आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। वो चीज़ आप रीड कीजिएगा तो पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है यही कि which of the following pairs of Himalayan glacier and their locations are correctly matched? इनमें से हिमालय हिमनदियों और उसकी अवस्थिति के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है, मतलब पेयर्स जो सही हैं वो बताना है। यानी सिंपल लोकेशन एंड ग्लेशियर्स। तो इस साइड नेम ऑफ ग्लेशियर है, इस साइड ग्लेशियर का नाम है, और इस साइड लोकेशन दी गई है। ये लोकेशन और ये ग्लेशियर। देखिए, ये तो सबको पता है, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के पास है। ये हमारे ख्याल से BPSC यूपी सिविल सर्विस शायद 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो पहला वाला तो ठीक है। अब पहले वाला अगर ठीक है और करेक्ट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड, ये जिसमें फर्स्ट नहीं है ऑप्शन में, वो तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब हम देखते हैं चंगफार ग्लेशियर, ये कहाँ पे। ये बोल रहा है कुमाऊं गढ़वाल रेंज में। देखिए, मैं आपको जब ग्लेशियर्स थोड़े देर बाद अभी बताऊंगा कि कौन कौन ग्लेशियर थोड़ा कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि चंगफार ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल रेंज में नहीं है, ये आपको पीर पंजाल रेंज में मिलता है। ठीक है, और झेमू ग्लेशियर बोल रहा है कि सेंट्रल नेपाल रीजन्स में है। ये सेंट्रल नेपाल रीजन नहीं, ये सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर्स इज इन सिक्किम। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया, तो तीसरा पहले से ऑलरेडी गलत है। गासगर ब्रुम, ये पीर पंजाल में बता रहा है, लेकिन ये पीर पंजाल में नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हिस्पार, बाल्टोरो, बियाफो और ये गासेरब्रम ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर्स काराकोरम रेंज में है। किस रेंज में? काराकोरम रेंज। इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं यहाँ पे, देखिएगा। देखिए, ये देखिए, बेसिकली हमारा थोड़ा थोड़ा सिमिलर मिलता हुआ जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। तो यहाँ पे आप पाएंगे काराकोरम रेंज। थोड़ा और ब्रॉड बना देते हैं, काराकोरम रेंज। ठीक है, इसके ठीक नीचे लद्दाख। ठीक, उसके बाद जांस्कर, फिर
ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक यानी लेसर हिमालय, बाकी सारे रेंजेस पाए जाएंगे। तो अभी हम ग्लेशियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन कौन से ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ठीक आसपास ही, तो क्या आपको दिख रहा होगा, ये है हिस्पार ग्लेशियर, ये है बियाफो, ये है बाल्टोरो, और इसी के पास में है वो सेरेब्रम ग्लेशियर जो कि कैराकोरम रेंज में है, ठीक है। और नुब्रा वैली, सियाचिन यहीं पे इसी के पास है, सियाचिन वैली, नुब्रा वैली है और ये सियाचिन ग्लेशियर। और इसमें दूसरा बताया था कि कुमाऊं गढ़वाल रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर्स है, तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है हिमालय का, उसको हम कुमाऊं गढ़वाल रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट आएगा, ये वाला रीजन। इसमें यहाँ पे गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और इसके ठीक बगल में मतलब यहाँ पे पिंडार ग्लेशियर है, जिससे पिंडार नदी निकलती है, ठीक है। और ये हमारा छोटा सा सिक्किम वाला रीजन, यहाँ पे ये सिक्किम वाला रीजन है। तो ठीक यहीं पे बाउंड्री के पास झेमू ग्लेशियर है, झेमू ग्लेशियर, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार, सियाचिन और सेरेब्रम ग्लेशियर काराकोरम रेंज, और कुमाऊं गढ़वाल रेंज में हमारे गंगोत्री पिंडार ग्लेशियर, और सिक्किम हिमालय में हमारा जम्मू ग्लेशियर आया था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ऑफ इंडिया। भारतीय नदियों के बारे में कौन सा इनमें से कथन सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइजेज इन हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट, घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सी एंड गेट लॉस्ट इन राजस्थान डेजर्ट। फिर बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट, पुठीमार एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोच के बताएं। ठीक है, अब हम बताते हैं, ठीक है आपको। देखिए एक्सप्लेनेशन, बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना राइज इन द हिल्स ऑफ ईस्ट। देखिए बराक एक इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट नदी है बराक, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करूं, तो बराक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जो कि मेघालय से नहीं, मणिपुर से निकलती है, इस रीजन से। इस रीजन से निकलती है मणिपुर से, और जाके मेघना, जैसे अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक को पद्मा में मिलती है, इसको जमुना बोलते हैं, इसको मेघना बोलते हैं। मेघना में आके ये जिस नदी की बात हो रही है बराक, ये नदी यहाँ मिलती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक।
देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि जो घग्गर रिवर है डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ सॉरी ड्रेन टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन टू, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सॉरी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये नदी सी में जाके नहीं मिलती है, ये राजस्थान के डेजर्ट्स में खो जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये यहाँ में मेघालय नहीं मणिपुर होगा। और पुठीमार एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि मैंने आपको अभी मैप बना के दिखाया कि आप जैसे, फिर हम ये ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे है लेक मानसरोवर, मानसरोवर, और इसके ठीक पास में ग्लेशियर जिसको बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। नाम में कुछ चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक, नाम में गड़बड़ी हो सकती है तो प्लीज माफी। इसी के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो अरुणाचल में होते हुए और हमारे ये मेघालय से होते हुए बांग्लादेश वाले रीजन में, ये बांग्लादेश है, इस रीजन में एंटर कर जाती है, ठीक। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए जब ये नदी यहाँ पे होती है तो इसको बोलते हैं सांगपो, और जब ये हमारे इंडिया में इंटर करती है तो यहाँ पे एक माउंटेन हिल है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास एक हेयर पिन टर्न लेती है, फिर अरुणाचल में घुसती है, और अरुणाचल में इस नदी को हम सियांग नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसमें बाकी सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे दिबांग आके मिलती है, लोहित आके मिलती है, तब जाके ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर इसमें सियांग, दिबांग, लोहित, दिहांग नदी आके मिलती है, ये लोहित, ठीक। और कुछ इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कामेग, जैसे संकोस, यहां लिख देता हूं, जैसे संकोस। एक भूटान से नदी निकलती है जिसको बोलते हैं मानस, जो उसमें दिया है। तो मानस इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र जो कि भूटान से निकलती है। और पुठीमार वो भी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो इंडिया में ही निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। तो वो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये भूटान वाला भी सही है, भूटान से निकल के इसमें सॉरी मानस वाला सही है, वो उसके ट्रिब्यूटरी है जिसमें आके मिलती है ये। फिर एक नदी का नाम सुना होगा तीस्ता, सिक्किम से निकलती है, आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी नदियां क्या है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है, 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 and 3 आर करेक्ट, बाकी सारे क्या है, गलत है, ठीक, क्योंकि 1 नहीं होगा। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन एसोसिएटेड विथ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। सिंगापुर फंक्शंस एज अ बोथ पोर्ट ऑफ कॉल एंड इंटरपोर्ट। Kanwar in India is an example of important naval port and Dover in England is an example of outport। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सब बोल क्या रहे हैं। देखिए पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है कि ऐसे पोर्ट्स जहां पे शिप्स, जो लॉन्ग जर्नी की शिप्स होती हैं, जाके स्टे करती हैं, रिफ्यूल होती हैं, और उनका जो कुछ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम होता है वो होता है। फिर वहां से जहां के लिए वो मतलब जो उनका ओरिजिनल डेस्टिनेशन है
वहां के लिए निकलती हैं, ऐसे पोर्ट्स को पोर्ट ऑफ कॉल बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है पोर्ट ऑफ इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ऐसे पोर्ट्स को बोला जाता है जहां पे जो शिप्स होती हैं अपने गुड्स को ले आके स्टोर करती हैं, स्टोर करने के बाद फिर से वहीं से पूरे वर्ल्ड में रीडिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे पोर्ट्स स्टोरेज और फिर से जो अदर डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वहां पे री एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा नेवल पोर्ट के तो बारे में सबको पता है, डिफेंस पर्पस के लिए यूज होता है। और ये देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट देखिए क्या होता है, आउटपुट कुछ नहीं होता है, इट्स अ टाइप ऑफ सेकेंडरी पोर्ट। जैसे मान लीजिए कोई प्राइमरी पोर्ट है, ठीक है, उसी का सेकेंडरी पोर्ट बनाया जाता है। सेकेंडरी पोर्ट इस वजह से बनाया जाता है कि प्राइमरी पोर्ट में जो कार्गो होता है वो इतना ज्यादा ओवर हीटेड हो जाता है। ओवर हीटेड कहने का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब जगह नहीं बचती है रखने के लिए। तो क्या करते हैं हम साइड में उसको डीकंजेस्ट करने के लिए, मतलब उसके जगह को खाली करने के लिए हम बगल में कोई नया पोर्ट डेवलप कर देते हैं। वैसे पोर्ट को हम आउटपुट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं ये कि सिंगापुर फंक्शंस एज बोथ एज पोर्ट ऑफ कॉल एंड पोर्ट ऑफ इंटरपोर्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर की आप लोकेशन जब देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, इसीलिए वहां पे पोर्ट ऑफ कॉल, क्योंकि जो फार ईस्ट में जाने वाली शिप्स होती हैं यहाँ पे रिफ्यूल होती है, मेंटेनेंस उनका होता है, फिर जाती हैं। और इंटरपोर्ट तो है ही। कांवर इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेवल पोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड थर्ड, डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट, ठीक है। ये डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट, ये स्टेटमेंट गलत है, वो आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तीसरा गलत, दूसरा सही, पहला सही, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने उस दिन बताया था कि क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स और उनका फंक्शंस कि मतलब कौन रेन बियरिंग है, कौन क्या है, कैसे है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लें। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को आप लोग जानते हो, जैसे कोई भी थंडरस्टॉर्म आता है, थंडरस्टॉर्म आता है, ठीक है, या साइक्लोनिक कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म वाले कंडीशन में या साइक्लोनिक कंडीशन में होता यह है कि पूरा घना बादल होता है और बारिश होने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो जिस बादल के वजह से बारिश होती है उस बादल को बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। निम्बस मतलब होता है रेन बियरिंग और क्यूमुलस मतलब कॉटन लाइक, ठीक है। और वो क्लाउड होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस क्लाउड के बनने से पहले इसका जो प्रिकर्सर क्लाउड होता है उसका नाम क्या है। तो क्यूमुलो कंजेस्टस क्लाउड, क्यूमुलस एंड निम्बोस्टेटस क्लाउड, क्यूमुलस एंड अल्ट्रोस्टेटस क्लाउड, साइरो क्यूमुलस क्लाउड, कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्यूमुलो कंजेस्टस क्लाउड। थोड़ा सा फैक्चुअल है ये, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसार साइट या रामसार वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी, या देखिएगा यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, स्टेट में नहीं पूछ रहा है, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पढ़ते हैं। ये एक्चुअली होलोकेरा नहीं है, ये वन आ गया है, ये गलत है, ये होकेरा है, होकेरा वेटलैंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पढ़ता हूं मैं, इनमें से कौन सा सिचुएटेड नहीं है। तो पहले बोल रहे हैं होकेरा वेटलैंड, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु, और सोमोरारी ये है लद्दाख में, और वुलर लेक सबको पता है जम्मू कश्मीर, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यूनियन, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, फिर से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी,
पॉइंट कैलिमर जो है यूनियन टेरिटरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे रामसार साइट्स या वेटलैंड साइट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसार। उस जगह पे ना कन्वेंशन हुआ था। एक कन्वेंशन मतलब होता है समझौता, मान लेते हैं, ठीक है। उस कन्वेंशन के हिसाब से जितने भी वर्ल्ड में वेटलैंड हैं, ठीक है, वेटलैंड मतलब कि आर्द्र भूमि जहाँ पे साल में लगभग 365 दिन पानी रहता है, उन रीजन्स को वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, लगभग, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उन रीजन्स को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इंडिया में करेंटली अभी 85 वेटलैंड साइट्स हैं। ठीक है, आप गूगल करके या फिर और कहीं से और बाकी सारे जो भी वेटलैंड या रामसर साइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका तो सिर्फ आंसर ही बता के निकलना पड़ेगा क्योंकि समझाने जाऊंगा तो फिर दिक्कत है। देखिए, बस इसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करा दूंगा कि इरास्टोथेनिस जो है ना, इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी इस वजह से भी बोलते हैं कि सबसे पहले इसने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन है ना, इसी ने किया था। मतलब इन्होंने, ये ग्रीक फिलोसफर है, इन्होंने ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार ये जो लिखा है कि अर्थ का सम, ये ग्रीक फिलोसफर मेजर्ड द अर्थ's circumference based on the angle of sun ray at 2 different point। वो 2 डिफरेंट पॉइंट अर्थ पे क्या थे? तो इसका ऑप्शन ए ही होगा, अलेक्जेंड्रिया एंड साइन। साइन का जो करेंट नाम है उसको बोलते हैं आसवान। ये इजिप्ट में एक शहर है, इजिप्ट, जहां पे एक डैम है। किस नदी पे? नाइल नदी पे, जिसको हम आसवान डैम बोलते हैं। ठीक है, ये। और अलेक्जेंड्रिया एक शहर है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाया था, तो इसको आप याद रखेंगे। ट्रॉय भी एक शहर है जिसके ऊपर मूवी बनी है, ट्रॉय। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं इस पे, देखिए, विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रीप। देखिए, क्रीप मास वेस्टिंग पहले तो होता है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मास वेस्टिंग क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है पहले तो वेदरिंग, जो सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। द इन सीटू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स आर नोन एज वेदरिंग। ठीक है, मतलब अगर रॉक अपने आप से टूट के उसी जगह पे टूट रहा है, उसी जगह पे रुक रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, और वेदरिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है। वो वेदरिंग केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हो सकती है, फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हो सकती है, बायोलॉजिकल या फिर एनिमल एक्टिविटी के थ्रू हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या होता है कि जो वेदर्ड मटेरियल होता है ना, जो वेदर्ड मटेरियल, अगर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए वेदर्ड मटेरियल है ऐसे, और किसी तरीके से वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। ग्रेविटी इन्फ्लुएंस का मतलब, अगर वेदरिंग अगर किसी स्लोप पे हो रही है, ठीक है, मान लो अगर माउंटेन या हिल है, ये हिल है, यहाँ वेदरिंग हो रही है, और यहाँ पे वेदर्ड मटेरियल इतना ज्यादा हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाया और नीचे खिसकने लगा, तो उसी को बोलते हैं मास वेस्टिंग। यानी जब मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसको बोलते हैं मास वेस्टिंग। और याद रखिएगा, मास वेस्टिंग के लिए किसी भी इरोजनल एजेंट की जरूरत नहीं होती है। इरोजनल एजेंट मतलब वाटर, एयर, आपको ग्लेशियर और बाकी सारी जो भी हैं उनकी जरूरत, रिवर्स वगैरह, इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मास वेस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक है क्रीप। क्रीप मतलब क्या होता है? रेंगना।
ठीक है, तो जब आप देखेंगे ना, जैसे एक लैंडस्लाइड भी होता है, एवलांच भी होता है, ठीक, और सारे टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, मैंने जो बताया उसके हिसाब से। मैंने बताया मास वेस्टिंग क्या होता है, जब वेदर्ड मटेरियल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है और खिसकने लगता है तो उसको बोलते हैं मास वेस्टिंग। अब जो क्रीप वाला जो मास वेस्टिंग है ना, वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला बोल रहा है फास्ट विथ सॉइल, गलत। स्लो विथ रॉक, भाई वेदर्ड मटेरियल, रॉक कहां से गिरेगा, ये भी गलत। स्लो स्पीड विथ आइस, नहीं, वो एवलॉन्च होता है, एवलॉन्च आइस इंक्लूड हो गया तो एवलॉन्च। स्लो स्पीड विथ सॉइल, ये सही है। जब रॉक वेदर्ड होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलेंगे या सॉइल्स होंगे तब, ठीक है। और स्लो स्पीड में होता है तो उसको बोलते हैं क्रीप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, देखिए 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट among the top 3 with reference to maximum area, मतलब एरिया के हिसाब से इनमें से कौन टॉप 3 में से नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते। देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बाइनियल रिपोर्ट है जो हर 2 साल में रिलीज होती है, ठीक है। सबसे पहली बार इस रिपोर्ट को 1987 में रिलीज किया गया था, ठीक है। और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा रिलीज किया जाता है। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से, और इसकी अभी जो 17th रिपोर्ट आई है वो आई है 2021 में। इसकी जो 17th रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये रिपोर्ट आई है 2021 में। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें मैक्सिमम एरिया कवर नहीं करता है। तो एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, फिर सेकंड अरुणाचल प्रदेश में है, और थर्ड छत्तीसगढ़ में है, और फोर्थ महाराष्ट्र में है। तो टॉप 3 में कौन सा नहीं है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज नॉट इन टॉप 3, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, आप देख लेंगे। नेक्स्ट, पूछ रहा है हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन वेदर मैप, ठीक है। वेदर मैप पे जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होता है या वीक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, पहले तो प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है देखो, वो हम पहले समझा देते हैं। नहीं पता चला तुम लोग को, वो भी नहीं आता है तो कहोगे कि उड़ा के बता दिए। वैसे भाई आप लोग ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप लोग को तो आना चाहिए। देखिए ध्यान से, एक होता है लो प्रेशर रीजन और एक होता है हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। हाई, कोई भी चीज का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, यही मूवमेंट जो स्लोप बनता है ना, उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, आसान भाषा में। यानी स्लोप जो बनेगा ना, उसी को बोल देंगे ग्रेडियंट। तो प्रेशर के वजह से जो ग्रेड स्लोप क्रिएट किया गया ना, एक हाई एक लो, वही हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो, वीक प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, प्रेशर को जनरली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार में नापा जाता है, मिली बार, जिसको हम आसान भाषा में या फिर शॉर्ट फॉर्म में एमबी बोलते हैं, ठीक। मिली बार में नापा जाता है। अब देखिए होता यह है कि अगर एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोबार, बहुत सारे रीजन्स का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत सारे रीजन्स में अगर सेम हो, तो उन सारे रीजन्स को जो पॉइंट मिलाएगी उसको बोलते हैं, सॉरी, जो पॉइंट मिला, जो लाइन मिलाएगी उस रीजन को, मान लीजिए ये कोई शहर है, ये कोई रीजन है, कोई ये रीजन है, कोई रीजन है, इन सब का क्या है, प्रेशर सेम है। तो इन सारे प्रेशर्स को जो लाइन मैच करेगी वही लाइन क्या कहलाएगी, आइसोबार, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग या वीक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर बहुत छोटे एरिया में बहुत शार्प प्रेशर ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, मतलब छोटे एरिया में बहुत शार्प प्रेशर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ऐसे, तो क्या होगा, क्लोज आइसोबार्स होंगे, क्लोज्ड आइसोबार्स। मतलब इतने ही एरिया में देखो प्रेशर का कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया। और वीक आइसोबार्स का होता है जब बड़े एरिया में
प्रेशर का जो चेंज होता है वो हो, यानी देखो चेंज इतने एरिया में यहाँ से यहाँ तक हुआ प्रेशर का, यानी अगर ये मान लो 100 मिलीबार, ये 101 मिलीबार, ये 102 मिलीबार, ये 103, इसमें देखो इतने ही एरिया में 100 मिलीबार, 101, 102, 103, 104, तो देख लो इतने ही रीजन में प्रेशर का कितना सटीक मतलब अचानक से चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टीप ग्रेडियंट बनता है, इसको बोलते हैं स्टीप ग्रेडियंट, स्टीप, और इसको बोलते हैं ग्रेजुअल या फिर यूनिफॉर्म, मतलब कि आराम आराम से हो रहा है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर की बात आएगी ना, तो जो चेंज होगा ना प्रेशर डिफरेंस, जो आइसोबायस में चेंज होगा जो रीजन्स में, वो बहुत स्मॉल एरिया में बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा। तो इस हिसाब से अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या वो बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि क्लोजली स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, जो कि मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर तो यही मिल गया। फिर देखते हैं वाइडली स्पेस्ड आइसोबार, नहीं, ये वीक प्रेशर को बताता है। क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार एट पेरिफेरी, नहीं, पेरिफेरी नहीं, वो कहीं पे भी वो शुरू से लेकर अंत तक वैसे यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, पेरिफेरी पे ऐसा कुछ नहीं है। अ सेट ऑफ टू वाइडली, नहीं 2, 3, 4, 5 ये कोई लेना देना इससे नहीं है, चाहे जितने प्रेशर आइसोबार वाले रीजन्स आ जाए और कम एरिया में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, मतलब स्टीप ग्रेडियंट बन रहा है, तो वो सारे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 2, 3 कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए इसमें 10th क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। मैंने बताया था अभी कि वेदरिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, एक केमिकल वेदरिंग होती है, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। तो केमिकल वेदरिंग में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग होते हैं, जैसे वाटर की वजह से जो वेदरिंग हो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जो एसिड के वजह से, यानी जो एसिड है तो केमिकल है, तो ये भी एक टाइप का केमिकल वेदरिंग है। तो ये इसमें जनरली कार्बोनिक एसिड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। इसमें सब में एक कॉमन चीज ये है कि रॉक मिनरल प्लस ये सारे या तो एसिड या फिर वाटर या फिर ऑक्सीजन, ये सब मिलते हैं और इसको क्या करते हैं, वेदर, मतलब इसको तोड़ देते हैं, वेदर्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है ये, फिर रॉक, रॉक नहीं रहता है, कुछ और बन जाता है, मतलब इंग्रेडिएंट चेंज नहीं होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब रॉक के साइज के पीसेस उसके बहुत स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिया है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। देखिए सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ कुछ नहीं होता है, जब रॉक में फिशर्स होते हैं, फिशर्स मतलब कि छोटे छोटे क्रैक्स, तो उस फिशर में क्या होता है ना कि पानी जब भरता है, और पानी में हमें पता है कि थोड़ा बहुत सॉल्ट कंटेंट तो होता ही है, ठीक है, और वही पानी में जो सॉल्ट कंटेंट होता है कुछ टाइम के बाद अगर क्रिस्टल में बदल जाता है ना, तो वही रॉक्स में क्या करता है, दरार पैदा करता है। तो जो मतलब फ्रैक्चर जो क्रिएट होता है सॉल्ट क्रिस्टल की वजह से वो केमिकल नहीं है, वो उसके फिजिकल चेंज में, फिजिकल मतलब चेंज, उसके सॉरी उसके स्टेट में चेंज की वजह से होता है, मतलब चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड हुआ है। यानी अगर वो सॉल्ट क्रिस्टल डिजॉल्व वाटर में था तब तो ठीक था, लेकिन अगर वही जैसे ही क्रिस्टल बना यानी सॉलिड स्टेट में आया, तब रॉक्स में क्या कर देगा, दरार। तो यानी ये केमिकल का पार्ट है, ये केमिकल का पार्ट है, ऑक्सीडेशन केमिकल का पार्ट है, बट सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ केमिकल का पार्ट नहीं, ये फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, ठीक है। इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज और आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ये तो लिटरली टफ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। हिमाचल सबको पता है कि ये गंगा बेसिन का पार्ट होगा ही। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो देखिए एक मतलब यूनिवर्सल रूल, जनरल मतलब जनरल यूनिवर्सल रूल याद रखो। देखो गंगा इतनी बड़ी नदी है ना, इसका कैचमेंट एरिया, इसका बेसिन बहुत बड़ा है, लगभग साउथ इंडिया के स्टेट, मतलब साउथ साउथ में भी फैला है, मतलब ये जो जिन स्टेट्स का नाम लिया जा रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स में भी इसका बेसिन का मतलब ये होता है कि इसके ट्रिब्यूटरी के भी ट्रिब्यूटरी के भी ट्रिब्यूटरी अगर अगर इसमें पानी भेजते हो तो वो भी इसका पार्ट होता है। तो
ऐसे क्वेश्चंस को आंख बंद करके अगर गंगा या फिर गोदावरी ऐसे कुछ रीजन्स की बात की जाए तो मार देना चाहिए, अगर इन्फ्लुएंस डेवलप करके। तो इसका आंसर तीनों होगा, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, विच पेनिनसुलर रिवर हैज अ ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी, ठीक है। काबिनी कौन से नदी के ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आंसर तो वैसे गोदावरी होगा। तो गोदावरी के जो और बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो पहले ये बता देते हैं कि गोदावरी कहाँ से निकलती है। नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, जिसको हम ब्रह्मगिरी हिल्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर ये नदी जाके गोदावरी डेल्टा बनाती है, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ नदियाँ आके मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे काबिनी, फिर मंजरा, फिर इसके कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल वेन गंगा, वारधा, पेन गंगा, प्राणहिता, ठीक है। और ये है हमारा गोदावरी डेल्टा। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका भी कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि ये गंगा के बाद इंडिया की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये भी वन ऑफ द पायस नदी में गिनी जाती है, ठीक है। और अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है, तो नासिक में भी महाकुंभ लगता है। 4 जगह पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो गोदावरी जो नदी है इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे 4 कुंभों में से एक कुंभ यहाँ पे भी होता है, नासिक में, ठीक है। और इसको दक्षिण गंगोत्री भी इस वजह से बोलते हैं कि गंगा के बाद ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर तो आप लोगों को बता ही दिया है कि उसका आंसर गोदावरी होगा। फिर इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। धौलागिरी, नमचा बरवा, कामेत, मकालू, इनमें से कौन सा इंडिया में सिचुएटेड है, कौन सा इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। तो देखते हैं, आप बताइए इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, धौलागिरी भैया जी नेपाल में है, धौलाधार इंडिया में है, ठीक है। कौन सा? धौलाधार, अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, ठीक है, इन द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इज नोन एज धौलाधार, ठीक है। नामचा बरवा में कंफ्यूजन है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस पे, तो बहुत सारे मतलब साइट्स या फिर बहुत सारे बुक्स ये बता रहे हैं कि नामचा बरवा इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि नामचा बरवा इंडिया में है नहीं, तो इसीलिए नामचा बरवा मानेंगे कि है, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मपुत्र जो शार्प हेयर टर्न लेती है अरुणाचल में घुसने से पहले, ठीक है, तो वो नामचा बरवा के पास ही लेती है, तो इसलिए ये है। कामेत, कामेत भी इंडिया में है, ठीक है। और मकालू, मकालू इज पार्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। तो 2 3 कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ है, ये हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द टेरिटोरियल बाउंड्री विथ रशिया एंड यूक्रेन। ये आपको मैप देखना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि मुझे कैसे याद है, आपको वो चीज़ बताता हूँ। देखिए, नाटो का तो सब जानते होंगे और यूक्रेन वार के भी बारे में अभी सब जानते होंगे, इसीलिए ये सब चर्चा में है। तो बेलारूस जो है ना, इज एन इम्पॉर्टेंट अलाई ऑफ रशिया, और बेलारूस का जो बॉर्डर है वो यूक्रेन के साथ लगता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में वही आंसर भी होगा बेलारूस, लेकिन मुझे कैसे याद है वो मैं बता रहा हूँ कि बेलारूस का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ लगता है। बेलारूस इज इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ रशिया। तो बेलारूस को भी ना यूएस प्रेशराइज कर रहा था कि भाई तुम नाटो ज्वाइन करो, नाटो ज्वाइन करो। और जो यूक्रेन का हाल देखा तो भाई बेलारूस भी चालाक आदमी है, चालाक कंट्री है सॉरी, तो उसने ज्वाइन, मतलब वो उसने रशिया का ही साथ दिया, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये। और इस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, ये सारे कंट्रीज देखेंगे ना तो ये सारे कंट्रीज आपको नॉर्दर्न यूरोप्स के कंट्री है, ठीक है। इस्टोनिया, लातविया, पोलैंड ये कंट्री शेयर तो करते हैं बॉर्डर, लेकिन यूक्रेन से नहीं करते, ये रशिया से करता है, ठीक है। ये भी रशिया से करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है बेलारूस, आप देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो इन इट्स स्टडीज हैज रिवील दैट देयर इज 178% की इंक्रीज है किसमें, एक ग्लेशियर है घेपांग घाट ग्लेशियर, ठीक है, उसमें। तो पूछ रहा है कि इसका लोकेशन कहाँ पे, तो देखिए इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्योंकि बात ये इसमें ऐसी है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। देखो होता ही है ना कि अभी तुम लोगों ने सुना होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल, शायद पिछले साल, हाँ पिछले साल की इसी साल आई थिंक बाढ़ आया था बहुत तगड़ा वाला। तो बाढ़ एक्चुअली इसी रीजन की वजह से आता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। होता ये है ना कि इसके साइज इंक्रीज होने का और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जो वहाँ पे खाली डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे खाली डिप्रेशंस मतलब ऐसे खाली जगह कटोरे टाइप, अब बर्फ पिघलेगा तो इसमें पानी भरेगा, और बर्फ और ज्यादा पिघलेगा तो और पानी भरेगा, तो एक ऐसा लिमिट आएगा कि इसके जो ब्रिम है ना, ये जो कोर, इसको भी ये क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करेगा तो क्या लाएगा, फ्लड लाएगा। तो इस रीजन से आने वाले फ्लड को, मतलब लेक में एक्स्ट्रा पानी भर जाना और अचानक से उस वो जो एक्स्ट्रा पानी है बाहर आना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। तो ये जो ग्लेशियर है ना, जपांग घाट ग्लेशियर लेक जो है सॉरी, वो इसी रीजन की वजह से चिंता का विषय बना हुआ है कि इसकी जो साइज में इसके 178% की बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो का ये बहुत बड़ा रीजन ना बन जाए, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन इन द फाइनल एग्रीमेंट, ये वैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन इन द फाइनल एग्रीमेंट रीच एट COP28 इज एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050, इनमें से कौन सा रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी पिछले ही बार हुआ था, ठीक है, और ये रिजोल्यूशन है आपका फॉसिल फ्यूल फेज आउट, फॉसिल फ्यूल फेज आउट, ठीक है। ये वैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है। मीथेन वाला बहुत पहले लिया जा चुका है, ठीक है। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन ये भी बहुत पहले का है, क्लाइमेट रेजिलियंस ये भी बहुत पहले का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए अब आया थोड़ा सा विंड पैटर्न, ओरिजिनल कंसेप्चुअल ज्योग्राफी। बोल रहा है कि हार्डले सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ अर्थ। तो इसमें हार्डले सेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हार्डले सेल आर फॉर्म बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है हार्डले सेल, ठीक है। देखिए
ग्लोबल विंड, देखिए ग्लोबल विंड पैटर्न के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। तो ग्लोबल विंड पैटर्न का ऐसा है कि कोरियोलिस फोर्स का भी सबको पता होगा। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा कोई फोर्स नहीं है, स्यूडो फोर्स है, बस उसका इफेक्ट दिखता है, हमें वो फोर्स नहीं दिखता, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ में हवाएं बहती हैं अपने राइट की तरफ मुड़ती हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती हैं। तो इसी हिसाब से ग्लोबल विंड पैटर्न डिसाइड होता है, ठीक है। और हमारे कुछ प्रेशर बेल्ट्स भी हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस ये जो ट्रॉपिक्स का रीजन है 0 डिग्री वाला, जो इक्वेटर वाला रीजन है, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन इसको बोलता है ITCZ, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री ऊपर से लेके 10 डिग्री नीचे, यानी 10 डिग्री अबव नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। इस रीजन को डोल्ड्रम भी बोलते हैं, डोल्ड्रम, रीजन ऑफ कामनेस, ठीक है। अब देखिए होता यह है कि इट इज अ रीजन ऑफ, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा आती है तो लो प्रेशर रीजन होता है, ठीक है। लो प्रेशर रीजन, इसके जो एडजेसेंट वाले रीजन्स होते हैं ये सारे हाई प्रेशर वाले रीजन होते हैं। ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर। इसके बगल वाला जो लैटिट्यूड होता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, वो सब ट्रॉपिक्स रीजन में आता है, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और इसके ठीक नीचे पोलर वाला रीजन वो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, पोलर हाई प्रेशर, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको पता है कि विंड का जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो जो विंड का फ्लो है फ्रॉम हाई टू लो होगा, तो ये लो प्रेशर है। और मैंने बताया अभी कोरियोलिस फोर्स में होता यह है कि जो विंड का डायरेक्शन होता है वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो अगर विंड ऐसे आना चाह रही होगी तो वो अपने राइट की तरफ घूमेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे चलूंगा तो फिर ऐसे घूम जाऊंगा। तो ये, तो सारे विंड्स ऐसे आके, और यहाँ से हाई प्रेशर से अगर मैं ऐसे चलूंगा तो मैंने बताया कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ठीक उल्टा होता है। अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर में हूँ, अगर मैं ऐसे चलूंगा सीधे तो मैं अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करूंगा। तो जितने भी विंड्स हैं ना कि सीधा जाके सीधे लेफ्ट की तरफ, और जिस रीजन में ये कन्वर्ज करती हैं उनको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और यही रीजन लो प्रेशर का बनता है। और ये सारे विंड, ग्लोबल विंड पैटर्न्स मिलके एक कन्वेक्टिव सेल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे यहाँ से अगर लो प्रेशर है, सारे हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ से फिर इक्वेटर पे हवा उठेगी, उठेगी ट्रोपोपॉज के पास जाके रुकेगी, फिर वापस से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के पास गिरती है, फिर वापस से यही प्रोसेस चालू होता है। सेम गोज फॉर दिस, ठीक। तो ये वाला जो सेल है ना, इसको बोलते हैं हैडली सेल, ठीक। अब सेम प्रोसेस यहाँ होता है दूसरे वाले में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, और अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा विंड पैटर्न, कुछ ऐसे, ठीक। इसके वजह से जो कन्वेक्टिव सेल क्रिएट होता है ऐसे, इस सेल को बोलते हैं, ये सेल अगर हम मान ले ए, इस सेल को अगर ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ये बी वाला जो सेल है ना, इसको बोलते हैं फेरल सेल, फेरल सेल। और सेम सेम टाइप का एक सेल क्रिएट होता है बिटवीन सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट टू पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और उसको बोलते हैं पोलर सेल। क्या बोलते हैं? यहां पे जो सेल बनेगा उसको पोलर सेल। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हैडली सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही, ठीक है। हैडली सेल आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड। बिल्कुल सही, इक्वेटर हीट होता है, उसका इक्वेटर हीट होता है तो हवा ऊपर उठती है, ठीक। ऊपर उठती है तो ट्रोपोपॉज पे जाके डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे क्या होती है, नीचे कन्वर्ज होती है। और यही उठना और डाइवर्जेंस और फिर नीचे गिरना एक सेल का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैडली सेल, ठीक है। हैडली सेल फॉर्म बिकॉज इक्वेटर इज हीटेड मोर। बिल्कुल सही है, स्ट्रांगली बाई सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। और जो थर्मल सर्कुलेशन क्रिएट होता है वही क्या है, हैडली सेल है। तो बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ करेक्ट। सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि सेकंड करेक्टली डिफाइन तो कर रहा है ना, क्योंकि हीट कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। बिल्कुल सही।
ठीक है, ये ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। 18th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट consider the following statements. Ocean current are dominated by huge surface gears that are driven by global surface wind. पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इक्वेटोरियल करेंट्स मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ा होगा तो ओशन करेंट्स क्या होता है? ओशन करेंट्स आर ह्यूज पूल ऑफ वाटर। जैसे अर्थ पे मतलब लैंड पे नदियां बहती हैं, वैसे ही ओशन सरफेस पे ओशन करंट्स बहते हैं नदी के तौर पे। ठीक है, और दे आर मतलब डिराइव्ड बाय विंड पैटर्न्स। जो भी ग्लोबल विंड पैटर्न होता है वही इन क्या बोलते हैं ओशन करंट्स के सर्कुलेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि दो तरह के होते हैं। अगर वाटर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो फिर उसको बोलेंगे वार्म ओशन करंट। अगर वाटर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे कोल्ड ओशन करंट। और एक ऐसा होता है जो जो हमारा इक्वेटोरियल लाइन होता है ना, इक्वेटर, उसके ठीक ऊपर एक ओशन करंट बहती है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। ये इक्वेटोरियल करंट क्या करती है कि जो एक पूल ऑफ वार्म वाटर है, मतलब इक्वेटोरियल वाटर इज ऑलवेज अ वार्म वाटर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वाटर द्वारा, तो पानी ऑब्वियस गर्म रहेगा, तो वहां पे हमेशा वार्म करंट की बात होगी। तो इक्वेटोरियल जो करंट होता है एक जगह से वही वार्म वाटर को दूसरे जगह लेके आता है। ठीक है, लेकिन यह स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इक्वेटोरियल वाटर मूव कोल्ड वाटर। तो ये तो पहले स्टेटमेंट खारिज हो गया, दूसरा वाला। ठीक, तो वो कोल्ड नहीं होता है, वो क्या होता है वार्म। और बोल रहा है कि ओशन करेंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस करंट। देखिए क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए गियर क्या होता है, देखो देखिए ये है हमारा थोड़ा बहुत अटलांटिक ओशन का मैं बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, बट उतना अच्छा बन नहीं पाया, तो अभी फिलहाल इसी से काम चले। देखिए होता ये है, अगर हम मान लें कि ये हमारा, वैसे तो ये ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा इक्वेटर है, ऐसे ये नीचे इक्वेटर है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेटोरियल वार्म वाटर यहाँ आता है। ठीक है, फिर यही वार्म वाटर, क्योंकि इक्वेटर से वाटर जा रहा है तो ये पोल्स की तरफ जाएगा ऐसे, और पोल से वाटर जो आ रहा है उसको हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। ये ठीक है, या फिर ठीक, तो देख रहे हैं एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, कि मतलब वाटर यहाँ से यहाँ गया ऐसे, जो ओशन वाटर मतलब यहाँ ओशन करंट की बात हो रही है, फिर यहाँ से वापस ऐसा है, फिर वही वाटर आगे। तो ये क्या है, इसी को हम जोग्राफिकल टर्म में गियर बोलते हैं। ठीक है, कि जो ओशन करेंट्स द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है उसी को ग्लोबल ओशन गियर कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल ओशन गियर। ठीक, और जैसे मैंने यहाँ देखा तो ये आप इक्वेटोरियल वार्म करंट, ये आपको फ्लोरिडा करंट। ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है ये लैब्राडोर करंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, यहाँ पे ये कैनरी करंट। तो ये सारे मिलके नॉर्थ अटलांटिक ओशन का क्या है, एक गियर बनाते हैं। तो ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था वो सही है, पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो सही है, दूसरा वाला गलत है।
जैसे यहाँ देखिए कि ओशन करेंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गियर दैट आर ड्रिवन बाय ग्लोबल सरफेस विंड। मैंने भी बताया कि जो जितने भी ओशन करेंट्स होते हैं सारे ग्लोबल विंड पैटर्न पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि मतलब क्रॉप्स के बारे में है, बोल रहा है कि बाजरा इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, तो ये स्टेटमेंट सही है। व्हाइल रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी शैलो ब्लैक सॉइल, ये भी सही है। वेयर एज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट होगा कि दोनों सही है, लेकिन क्या पहला वाला स्टेटमेंट दूसरे वाले को डिफाइन कर रहा है? तो देखिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए कोई एक चीज सफाइस नहीं करता है। जैसे अगर मान लो किसी चीज को ग्रो कराना है, कोई पौधा है, कोई क्रॉप है, तो उसके लिए पानी भी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर अमाउंट में आपको खाद भी डालना होगा, प्रॉपर अच्छा सॉइल भी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रेनफॉल, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ किसकी बात की गई है? सिर्फ और सिर्फ सॉइल की बात की गई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सॉइल होगा तो वो चीज़ वहाँ हो जाएगी, नहीं, उसको प्रॉपर टेम्परेचर सब कुछ देना पड़ेगा आपको, तब वो चीज़ वहाँ पे होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन स्टेटमेंट जो सेकंड है फर्स्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वोल्केनो इज और आर करेक्ट। आर्क वोल्केनो एक्चुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए आर्क वोल्केनो ऐसे वोल्केनोज या आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स। होता यह है कि हमारा जो लिथोस्फेयर है, हमारा अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो कुछ प्लेट्स को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, सॉरी कुछ प्लेट्स को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, कुछ प्लेट्स को बोलते हैं ओशनिक प्लेट्स, ठीक है। और ये प्लेट्स आपस में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट या तो स्लाइड करेंगे, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे, या फिर एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो ऐसे 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। तो होता क्या है कि इन्हीं मूवमेंट के हिसाब से फिर एक नया इनको नाम दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट एंड डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है कि जहां पे नए नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण हो रहा है ना, उनको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। और जहां पे लैंडफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, लैंडफॉर्म्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी कि कैसे हो रहे हैं, उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो होता क्या है, देखो एक्चुअली थोड़ा सा यहां मैं समझा दूं आपको। देखो डिफरेंट डिफरेंट अर्थ प्लेट्स में बटा है ऐसे, तो अगर ऐसे स्लाइड किया एक दूसरे से तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट, दूर जाना, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड, और इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, सॉरी हाँ, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब देखो होता क्या है कि ये दूर जा रहा है, प्लेट्स अगर दूर जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वोल्केनो जो लावा होते हैं, क्रैक्स, अंदर से जो हीट होती है वो क्रैक डेवलप होता है, उसी क्रैक के थ्रू जो अंदर से जो मैग्मा होता है वो निकल के आता है, और बाहर क्या लावा बोलते हैं उसको, और फिर डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल वोल्केनिक लैंडफॉर्म और अदर, ठीक है, चीजों का निर्माण करता है। तो इसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग ना कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का भी नाम देते हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसमें होता क्या है कि 2 प्लेट्स होते हैं, एक हैवी प्लेट होता है, अगर इसको मान लें कि हैवी प्लेट है, और इसको मान लें कि हैवी यानी डेंस, और इसको मान लें लाइट, ठीक है। एक डेंस प्लेट होता है, एक लाइट प्लेट होता है, ठीक है।
तो जनरली ओशनिक प्लेट्स जो होते हैं ना वो डेंसर होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो डेंसर होगा तो वो ज़्यादा नीचे जाएगा, नीचे गया तो और वो कन्वर्जेंट है तो एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, तो इसका जो लिथोस्फेयर है ना नीचे अंदर मैग दूसरे प्लेट के नीचे जो मैग्मा चैम्बर है उसके अंदर चला जाता है, तो ये बाकी जो इसका प्लेट होता है ना वो खत्म होते जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, कि यहाँ जो प्लेट बचा था ना वो अंदर जाके क्या हो गया, मैग्मा में घुल गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, उसको उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो आर्क आइलैंड्स की बात हो रही है ना, जैसे आप पैसिफिक ओशंस में डिफरेंट डिफरेंट जैसे जापान फिलीपींस वगैरह को देखेंगे तो ये सारे क्या है, टाइप ऑफ आर्क आइलैंड है। ठीक है, क्योंकि जो ओशनिक प्लेट है, जो पैसिफिक ओशन का प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी एशियन प्लेट से प्लेट के नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के बाद उसके मैग्मा चैम्बर में घुल रहा है, और उसके बाद जो उसके साइड से लावा निकल रहा है उसके वजह से वहां पे वोल्केनिक आइलैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि ये बोलना क्या चाहता है, आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब यही। ठीक, तो आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्या ये सही है, डाइवर्जेंट? बिल्कुल गलत। क्यों? मैंने अभी बताया कि एक के अंदर दूसरा, अगर एक के नीचे दूसरा जाएगा तभी क्या होगा, लैंडफॉर्म क्रिएट होगा, वो भी आर्क टाइप। ठीक है, तो ये गलत, पहला वाला गलत, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत। ठीक, अब आते हैं सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रेटोवोल्केनो सच एज माउंट फ्यूजी जो जापान में है, मायोन इन फिलीपींस आर आर्क वोल्केनो। ये बिल्कुल सेम, मैंने अभी आप बताया, माउंट मायोन इन फिलीपींस, फिलीपींस के जो आइलैंड्स हैं वो भी आर्क टाइप शेप में है और वो वोल्केनिक है इन नेचर, और ये भी सेम जापान के भी जो आइलैंड्स हैं वो वोल्केनिक इन नेचर है, वो भी आर्क शेप में है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो ये दोनों दूसरा दोनों में कॉमन है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप, नोटेबली नेवादो ओजोस डेल सलाडो, ये चिली। थोड़ा सा देखिए ये फैक्चुअल है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो मैं आपको चीज बता दूं एक, देखो ये जो नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट है ना, नीचे, तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये नीचे जो दिख रहा है, ये पूरा रीजन एक कंट्री है जिसका नाम है चिले। ठीक है, और इसका कैपिटल है सैंटियागो, और यहीं पे एक वोल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम अभी हमने पढ़ा, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, और ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। तो ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो सॉरी तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ये, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट। इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूं। देखो अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट, देखो अर्थक्वेक का जो इनसाइड जो मेन सेंटर होता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस, और जो उसके ठीक परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस पे जो जगह होती है ना, जैसे मान लो ये अर्थ है हमारा और यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आया, तो इसको बोलेंगे हाइपोसेंटर या फिर फोकस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर जो अर्थ पे जो सरफेस होगा इसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ईपी सेंटर। तो अर्थक्वेक जब आता है ना तो 3 तरीके के वेव्स जनरेट होते हैं, पहला प्राइमरी वेव जो सबसे पहला वेव आता है, दूसरा सेकेंडरी वेव जो उसके बाद आता है, और ये जब दोनों सरफेस पे आते हैं तो एक नए तरीके का वेव जनरेट कर देते हैं जिसको बोलते हैं सरफेस वेव। तो इसमें ना प्राइमरी वेव के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसमें सेकेंडरी वेव के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको प्राइमरी वेव का थोड़ा सा बता देता हूं। तो प्राइमरी वेव पहले आता है, और प्राइमरी वेव इज अ टाइप ऑफ साउंड वेव, वो लॉन्गिट्यूडनल है, तो वो हवा गैस सॉलिड सब में ट्रेवल करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक, और दोनों डिस्ट्रक्टिव होते हैं, पी वेव भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं और एस वेव भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज करके हम देखते हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो एस वेव आर स्लोअर देन पी वेव,
एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव, अभी बताया मैंने कि प्राइमरी वेव पहले आते हैं, सेकेंडरी वेव बाद में आते हैं, तो एस वेव आर स्लोअर देन पी वेव, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवेज, मैंने अभी बताया कि दोनों लगभग लगभग बराबर तरीके से डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें आगे देख लेते हैं कि एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ आउटर कोर। तो अब अभी आपको एक चीज एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि देखिए अर्थ को 3 लेयर्स में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को फिर 2 पार्ट में बांटते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। तो जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है और आउटर कोर लिक्विड होता है। तो अभी हमने देखा कि जो एस वेव होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है और आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड इन नेचर है। तो क्या ये ओनली एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ का जो आउटर कोर वो लिक्विड है और एस वेव सॉलिड में सिर्फ ट्रेवल करता है, तो फिर ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी आउटर कोर में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट में क्या है, सही है। फिर इसमें बोला सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ्स आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइडिक, तो ये भी बात बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि अभी बताया आपको कि अगर एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है तो वो लिक्विड में बिल्कुल नहीं ट्रेवल कर सकता है। तो अगर लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो आउटर कोर क्या है, लिक्विड इन नेचर है या फ्लूइडिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद ये आज का लास्ट या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा अभी एक और है, देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन की बात करते, इसीलिए मैं बार बार आपको एम्फेसाइज करता हूं कि प्रीवियस पेपर्स देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसका अभी यहाँ पे आपको एविडेंस दे रहा हूं, देखिए देखिए, इट इज विच ऑफ विथ रेफरेंस टू कॉन्टिनेंट्स अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से अंटार्कटिका, पिछले वाले सेशन में भी मैंने बताया था कि अंटार्कटिका के बारे में 2 स्टेटमेंट्स थे और वही 2 स्टेटमेंट डायरेक्ट रिपीट किए गए। देखिएगा, पहला बोल रहा है कि इट इज लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, देन 6th कौन सा है, यूरोप, एंड 7th ऑस्ट्रेलिया। तो पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर ये वाला स्टेटमेंट बढ़ेगी, इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कंटिनेंट्स। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली रिपीट कर गया है, ठीक है। तो ये आंख बंद करके ये स्टेटमेंट सही है, मैंने कल उस दिन भी बताया था, ठीक है। और ये माउंट रॉस इज द हाईएस्ट पीक, ये माउंट रॉस नहीं है ना, माउंट रॉस नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि उस दिन कौन सा मैंने बताया था कि कौन सा वहां का हाईएस्ट पीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। और तीसरा, वाटर ऑफ द साउदर्न ओशन मूव्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड इट, तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि अंटार्कटिका ही, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ओशन करेंट्स का, ठीक है। तो ओशन करेंट्स में गियर बनते हैं, तो अंटार्कटिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ ओशन करेंट्स घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअस एक ओशन करेंट चारों तरफ घूमता है, ठीक है। लेकिन वो जो घूमने वाला कल्चर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसके बारे में मैं अब कभी और जैसा डिटेल में कराऊंगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अभी देखते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट भी पता होता ना, तो ये पता है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसको जल्दी से कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर राइन इज और करेक्ट, राइन के बारे में बताइए। तो राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, बिल्कुल सही है। राइन जो रिवर है जर्मनी से फ्लो करती है, इसका जो ओरिजिन है वो एल्प्स माउंटेन से है, और एल्प्स में भी स्विस एल्प से है, ठीक है। और ये जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड में जाके नॉर्थ सी में गिरती है। नीदरलैंड में एक जगह है रॉटरडैम, हाँ देखिए यहाँ पे पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ रिवर, ये बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने बताया कि वहाँ पे एक जगह नीदरलैंड में, रॉटरडैम वहाँ पे एक, कहाँ पे, नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी, उत्तरी सी में जाके मिल जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा,
मैं ऐसे ही इसमें और सारे इम्प्रोवाइजेशन करके आपको प्रीवियस पेपर्स और कराते रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।